गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम माँ ट्यूटोरियल बिहार में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 10 का अम्ल भस्म और लवण का कुछ पार्ट कर चुके थे। हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जितने भी देखने वाले हैं, क्लास कर रहे हैं, वो अपने आस पड़ोस के साथियों एवं रिश्तेदारों से बोले सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाने के लिए। आप लोगों को बिहार बोर्ड की बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी, जिससे आप लोग बिहार बोर्ड में कुछ अच्छा कर सके। कुछ क्या, बहुत अच्छा करेंगे। आप लोग बस साथ जुड़कर पढ़ते रहें, आप लोग का रिजल्ट 100% 400 प्लस ही रहेगा, उससे कम नहीं आएगा। अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं तब, नहीं बस जनरली पढ़ते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट, कुछ पदार्थ और उसका पीएच मान। ये जो हमारा पदार्थ है और ये इसका पीएच मान। आप लोग नोट्स तैयार करते जाएगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से नोट्स बनाते जाएगा। उससे आपको फायदा क्या होगा कि एग्जाम के टाइम में इधर उधर भौंकने की जरूरत नहीं होगी। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अभी नोट्स तैयार नहीं करते हैं, जिसके वजह से जब एग्जाम नज़दीक आता है तो वो किसी दूसरे के नोट्स पे डिपेंड रहते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। तो इस पर हमेशा मत जाइएगा। देखिए, 10 बुक को एक बार पढ़ना गलत है, लेकिन एक बुक को 10 बार पढ़ जाना सबसे बेहतर है। तो जो भी पढ़े, एक चीज़ को अच्छे से पढ़े, अब बेहतरीन से समझते हो, बेहतरीन तरीके से, ठीक ना। जहाँ भी समझ में आए आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो वहाँ फिर से मैं आपका क्लास लूँगा और अच्छे से करवाऊँगा। तो चलिए देखिए, ये हमारा कुछ पदार्थ है और उसका पीएच मान है। ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना है। जो आप लोग कंपटीशन की तैयारी में जाइएगा ना, तो वहाँ भी ये सब पढ़ना पड़ता है। तो अभी से ही बेस को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। जब बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसमें पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगा, सब कुछ लगेगा आसान। नहीं तो बाद में थोड़ा सा लगेगा कि काश थोड़ा सा पढ़े होते। तो आइए देखिए, अमाशय रस का पीएच मान 1, नींबू रस का पीएच मान 2.5, सिरका का पीएच मान 3, टमाटर रस का पीएच मान 4.1, पसीना का 4.5, अम्ल वर्षा 5.6, पेशाब का 6, दूध का 6.5। तो देखिए आप लोग यहाँ तक अभी तक जो देखे हैं, ये दूध तक, ये हमारा अम्लीय पदार्थ है। ये हमारा क्या है? अम्लीय। जल का मान क्या होता है? 7, तो ये उदासीन है। 7 से पीछे जितना भी बढ़ेगा वो सब अम्लीय होगा, और 7 से आगे जितना बढ़ेगा वो सब क्षारीय है। आंसू का 7.3, खून का 7.4, पीप का मान 7.5 से 8.8 तक होता है। चूना जल का 11। ये सब आपके बुक में दिया हुआ है। तो ये सब हो गया हमारा क्षारीय पदार्थ, क्षारीय। तो अमाशय रस से लेकर दूध तक जितना भी पदार्थ है ये सब अम्लीय है। शुद्ध जल का मान 7 है, इसलिए ये उदासीन है। और इधर ये सब पदार्थ क्या है? क्षारीय है। तो इस टेबल को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये अगर अच्छे से याद रहा तो आपको भविष्य में जरूर काम आएगा। एग्जाम में भी इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो वहाँ आपको करने में सहूलियत रहेगा। इसको नोट्स की तरह तैयार करते जाइएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आते हैं लवणों का नामकरण। बार बार लवण आ रहा था, ठीक ना। तो लवण का परिभाषा हम बहुत बार करवा चुके हैं, इसलिए नहीं करवाएं। लवण फिर से एक बार बताते हैं। अम्ल और भस्म जब आपस में विक्रिया करता है तो जल के साथ जो नया पदार्थ बनाता है वही क्या कहलाता है? लवण। लोग बार बार सुन रहे हैं। अब है लवणों का नामकरण, मतलब लवण का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, लवण का नामकरण उसके मूलक पर डिपेंड करता है। मूलक मतलब क्या? जैसे Na है, प्लस Cl माइनस, ये प्लस और माइनस आयन में जो बढ़ता है तो यही मूलक कहलाता है, ठीक ना। तो समान भास्मिक मूलक मतलब भस्म का मूलक और समान अम्लीय मूलक, ठीक, के आधार पर लवणों के नामकरण किए जाते हैं। जैसे अब हम आपको दे देंगे NaCl और Na2SO4, कहेंगे इस लवण का नाम बताइए। तो दोनों में समान कौन है? Na, इधर भी Na। इसका नाम हो गया सोडियम लवण। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम लवण, क्योंकि क्या है? Na मतलब सोडियम। उसी तरह हम आपको दे देंगे KCl और NaCl, कहेंगे इसमें बताइए आप कौन सा ये लवण है। तो K और Na तो डिफरेंट है, लेकिन Cl और Cl सेम है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? क्लोराइड लवण। क्या चीज? क्लोराइड लवण। तो ये सब जनरली नामकरण है। समान भास्मिक मूलक, देखिए समान भास्मिक मूलक और समान अम्लीय मूलक, भास्मिक और अम्लीय दोनों मूलक जब समान होगा तो उसी के नाम के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? उसका नामकरण करते हैं। अब हमारा लवणों का वर्गीकरण, मतलब लवण को कैसे बांटेंगे। तो लवण को 3 भाग बांटा गया है, ठीक ना। पहला है सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा भास्मिक लवण। देखिए, सामान्य लवण का जब पूछे आपसे डिफिनीशन तो कहिएगा जब परवल अम्ल, ध्यान सुनिएगा, जब परवल अम्ल और परवल भस्म आपस में विक्रिया करते हैं तब जो लवण बनता है वो सामान्य लवण है। मतलब यहाँ पे जो है सामान्य लवण ये सब बना है,
ये हमारा सामान्य लवण है, NaCl, KCl, MgCl2, Na2SO4, KNO3, CuSO4 और भी बहुत सारा है इत्यादि। तो ये सब हमारा सामान्य लवण है। ये जो है किससे बना होता है, परवल अम्ल और परवल भस्म से। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसमें H आपको कहीं देखने को मिला या OH, नहीं ना। तो जहाँ H और OH देखने को नहीं मिले तो समझ जाइएगा वो क्या है, सामान्य लवण है। मतलब परवल अम्ल और परवल भस्म द्वारा बने लवण को क्या कहते हैं, सामान्य लवण। और उसका यहाँ एग्जाम्पल हो गया। अब हमारा अम्लीय लवण, नाम से नहीं पता चल रहा है, अम्लीय मतलब इसमें अम्ल का गुण रह गया। इसका मतलब क्या, परवल अम्ल लिए थे, ध्यान से देखिएगा, परवल अम्ल लिए थे और दुर्बल भस्म ले लिए। तो परवल अम्ल दुर्बल को तो तुरंत न्यूट्रलाइजेशन कर देगा, लेकिन थोड़ा सा उसका मात्रा रह जाएगा। तो अम्लीय लवण कौन बनाएगा, परवल अम्ल और दुर्बल भस्म। तो इसमें H का रह जाएगा। तो देखिए आपको जब भी अम्लीय लवण दिखे तो समझ जाइएगा क्या, इसमें H होगा। तो देखिए इसमें हमारा H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। क्यों, क्योंकि ये अम्लीय लवण जो बना है परवल अम्ल, यहाँ ध्यान से रखिएगा। अच्छा ऊपर में फिर वही बताना, देख लीजिएगा एक बार। चलिए देखिए, परवल अम्ल और परवल भस्म से जब भी बनेगा सामान्य लवण बनेगा, परवल अम्ल और दुर्बल भस्म से बनेगा तो अम्लीय लवण बनेगा, और दुर्बल अम्ल और परवल भस्म से बनेगा तो भास्मिक लवण। सिंपल सा बात है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सामान्य लवण, ना अम्लीय गुण रहेगा ना क्षारीय गुण रहेगा। जब अम्ल वाला स्ट्रॉन्ग है तो अम्लीय गुण तो रहेगा, तो अम्लीय लवण। और जब क्षार स्ट्रॉन्ग है, अम्ल कमजोर है, तो क्षारीय गुण रहेगा, जिसको भास्मिक लवण यानी भस्म। इसमें देखिए आपको OH देखने को मिल रहा है। तो ये सब सारा एग्जाम्पल है इसका। तो याद रखिएगा, सामान्य लवण में ना H मिलेगा ना OH मिलेगा, अम्लीय लवण में H मिलेगा, भास्मिक लवण में OH मिलेगा। तो ठीक ना। लवणों का वर्गीकरण 3 रूप में, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। सामान्य लवण परवल अम्ल और परवल भस्म द्वारा अभिक्रिया करने के बाद बनेगा। अम्लीय लवण परवल अम्ल और दुर्बल भस्म से बनेगा। भास्मिक लवण परवल भस्म और दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद बनेगा। इसी में लवण का गुण। देखिए जब परवल अम्ल और परवल भस्म आपस में अभिक्रिया करेगा तो ना H रहेगा ना OH, इसीलिए इसका pH मान कितना हो जाएगा, 7। फिर है परवल अम्ल को जब दुर्बल भस्म से अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ परवल अम्ल है और दुर्बल भस्म है, तो pH मान 7 से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है, 7 से कम। ये pH 7 हो गया, लिख दीजिएगा pH का मान 7 से कम होता है। क्यों, क्योंकि 7 से कम किसका मान होता है, अम्ल का, और परवल अम्ल है तो दुर्बल भस्म को न्यूट्रलाइजेशन करके क्या बचाएगा। इसको आप एक सिंपल तरीका से देखिए, समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए अम्ल का जो शक्ति है 8 है और दुर्बल भस्म ले रहे हैं उसका शक्ति 6 है। ये 8 में 2 तो बचेगा, 6 ये 2 और 6 है, इधर 6, ये 6 अपना कर लेगा, लेकिन इसका 2 भाग बच जाएगा। ये 2 भाग ही उसमें क्या अम्लीय गुण ला देगा। सेम उसी तरह जब परवल अम्ल और दुर्बल भस्म होगा तो pH मान उसका क्या होगा, 7 से कम। लेकिन जब दुर्बल अम्ल और परवल भस्म हो जाएगा तब pH मान 7 से अधिक। pH मान जो होगा मान 7 से अधिक। तो ये सब सिंपल बात थी, आप लोग को समझ में आ गई होगी। जब दोनों परवल रहेगा तब pH मान 7, ठीक। और इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ये सामान्य लवण हो गया, यहाँ से दे दीजिएगा। परवल अम्ल और दुर्बल भस्म अम्लीय लवण हो गया क्योंकि परवल अम्ल है। दुर्बल अम्ल और परवल भस्म भास्मिक लवण हो गया। तो ये सारा एग्जांपल आप वहाँ भी दे सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। इसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कर बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन था ये चीज़ और इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। वहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग का। अब देखिए हमारा कुछ उपयोगी लवण, ठीक है। एग्जाम में ये सब में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता ही है हर साल। तो कुछ उपयोगी लवण में सबसे पहला हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक NaCl कहते हैं, ठीक ना। साधारण नमक जिसका हम लोग घर में यूज भी करते हैं। तो ये साधारण नमक बनता कैसे है, NaOH मतलब क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये बनाया NaCl यानी साधारण नमक, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड और जल। तो आप लिख सकते हैं इसको क्या, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तब हमें साधारण नमक प्राप्त होता है, ठीक ना। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तब हमें साधारण नमक प्राप्त होता है। ये साधारण नमक आप लोग घर में भी यूज करते होंगे, हर किसी के घर में यूज होता है। तो वही साधारण नमक बनता है किससे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से। देखिए साधारण नमक जो है मेनली जो है 95%, साधारण नमक का 95% समुद्री जल से प्राप्त होता है। साधारण नमक जो है उसका 95% कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्री जल से। तो उसको वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए कहा है वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त साधारण नमक में, मतलब जब वाष्प यानी जल जो है उसको वाष्पीकरण यानी जल का वाष्प में बदलते हैं जल को, तो साधारण नमक बचता है। तो ये वाष्पीकरण द्वारा जो नमक प्राप्त होता है Na2SO4, MgCl2, MgSO4, CaCO3 इत्यादि, मतलब बहुत सारे लवण अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। मतलब जब उसको वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है तो ये सारी अशुद्धि उसमें पाया जाता है। इसको बाद में हटाकर रिफाइन करके फिर से नमक आपका जो होता है अच्छे से सब कुछ पैक करके भेजा जाता है। तो इसमें दो नमक आता है, एक है सेंधा एवं काला नमक, जिसको आप लोग सेंधा एवं काला नमक कहते हैं। ये चट्टान या जमीन खुदाई जब होती है तो वहाँ पे पाया जाता है, ये चट्टान के रूप में रहता है और ये लाल मिट्टी में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक ना। जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, हल्का लाल भूरा होता है, ठीक। इसी को सेंधा एवं काला नमक कहते हैं। आयोडीन युक्त नमक देखिए, हम लोग जो साधारण नमक खाते हैं उसमें KiO3 या Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडीन मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे नमक में जो है ना आयोडीन की कमी नहीं रहती है, आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। अब मन में आ रहा हो सर ये आयोडीन क्यों मिलाते हैं, आयोडीन इसलिए मिलाते हैं ताकि आयोडीन कमी से हमारे शरीर में घेघा नामक एक रोग उत्पन्न होता है, ठीक ना, वो ग्वाइटर कहते हैं उसे, गला में होता है। तो घेघा उत्पन्न होने का कारण क्या है, आयोडीन की कमी। और जब हम लोग नमक का यूज करते हैं तो उसमें आयोडीन युक्त यानी KiO3 या Ki मिला दिया जाता है तो आयोडीन की पूर्ति हो जाती है, जिससे घेघा नामक बीमारी नहीं हो सकता है। तो आप लोग ये समझ गए सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। इसका वाष्पीकरण के कारण जो है बहुत सारा लवण अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। साधारण नमक का 95% जो है समुद्री जल से निकाला जाता है। उसके बाद सेंधा और काला नमक है जो कि खदानों से या फिर पहाड़ों पत्थरों को छेद करके या खोद करके निकाला जाता है। चूँकि लाल मिट्टी या लाल पत्थर में ज़्यादा पाया जाता है, इसके कारण इस कारण क्या हो जाता है, लाल भूरा होता है। आयोडीन युक्त नमक, साधारण नमक में आयोडीन मिला दिया जाता है, इससे घेघा नामक रोग जो है नहीं होता है। तो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट। अब है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, और इसका फार्मूला NaOH करा। इसे जो है क्लोर एल्केली विधि द्वारा बनाया जाता है। अब ये विधि क्या है तो वो देखिए करा। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन क्रिया किया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl का क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन कर रहे हैं। तब Na+ में टूट जाता है और Cl- में, ये कैथोड पे जाता है और ये एनोड पे जाता है। तो इसी विधि को क्या कहते हैं, क्लोर एल्किल विधि। मतलब जब NaCl यानी साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड को संतृप्त जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसका विद्युत अपघटन हो जाता है, जिसके कारण Na+ में टूट जाता है और Cl- में। Na कहाँ जाता है, कैथोड पर, Cl कहाँ जाता है, एनोड पर। और इसी का इस तरह से बनता है 2Cl, संतुलित करने के लिए क्लोरीन। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर हुआ, 2Na, 2 इलेक्ट्रॉन लिया 2Na। अब ये 2Na जब आया हमारा बच के, तो 2Na को जब हम जल में मिलाएंगे यानी जल से अभिक्रिया कराएंगे तब हमें प्राप्त होगा कास्टिक सोडा। यानी जो सोडियम कैथोड पाया उसके साथ जब वो निकाल कर जब क्या होगा, जल से उसको अभिक्रिया कराएंगे तब हमें कास्टिक सोडा प्राप्त होगा। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, यानी कास्टिक सोडा का क्या क्या उपयोग है, साबुन और अपमार्जक बनाने में, यानी साबुन या सर्फ बनाने में। हम लोग जो साबुन डेली लाइफ में यूज करते हैं वो साबुन या फिर सर्फ बनाने में इसका उपयोग करेंगे। कागज बनाने में, फिर है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक मतलब होता है रीएजेंट, जो मतलब उस अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे प्रयोगशाला में कोई भी चीज़ है उसका अभिकर्मक होता है तो वो अभिकर्मक के रूप में उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये पॉइंट भी आपका क्लियर। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, क्लोर एल्किल विधि द्वारा। इसमें NaCl से संतृप्त जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na+ कैथोड पे जाएगा, Cl- एनोड पे जाएगा। उसके बाद इसका फार्मूला की तरह से Na जो हमारा प्राप्त होगा उसको जल से अभिक्रिया कराएंगे, जल से अभिक्रिया कराने के बाद हमें कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाएगा। और इसका उपयोग भी आप लोगों ने देख लिया।
तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से कर लीजिएगा। नोट्स भी इसी तरह जैसे मैं लिख रहा हूँ अच्छे से तैयार करते जाइएगा, और जो बातें मैं बोलता हूँ उसको आप कॉपी पे साइड से लिखते जाइएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसानी हो। तो चलिए अब हमारा अगले नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया और सोडियम कार्बोनेट हो गया था। अब हम लोग आ रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, जिसको कहते हैं खाने का सोडा, ठीक ना। जिसको क्या कहते हैं, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, NaCO3। देखिए NaCO3 भी पढ़ेंगे, और यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या, वो कास्टिक सोडा भी पढ़े थे NaOH, अभी NaHCO3 पढ़ रहे हैं। कल भी मैंने आप लोग को बताया था, जब CO3 रहे तो कार्बोनेट, HCO3 लग जाए तो बाय कार्बोनेट। तो यहाँ क्या हम लोग को पढ़ना है, बाय कार्बोनेट को। देखिए कह रहा है इसे पराया अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जा सकता है। मतलब इसे पराया जो है ना, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार। अब ये अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि क्या है वो देखिए। कह रहा है अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के, देखिए अमोनिया गैस से जब क्या करेंगे, संतृप्त सोडियम क्लोराइड में इधर जल और CO2 दिए हैं और NH3 हमारा क्या है, अमोनिया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O जल है और NaCl सोडियम क्लोराइड है। जब इन सबको आपस में रिएक्शन कराएंगे तब हमें अमोनिया क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, ठीक ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किस तरह प्राप्त होता है, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी NaCl H2O और NH3 में जब CO2 को मिलाएंगे तब हमें प्राप्त होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे क्या कहते हैं, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं। इसका फार्मूला होता है NaCO3। इसका नाम क्या कह सकते हैं, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। इसे पराया अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जा सकता है। और अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि क्या है, तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन H2O और NaCl संतृप्त जलीय विलयन है में कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया का काम कर रहा है। तो जब इसमें CO2 प्रवाहित करेंगे तब हमें अमोनिया क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा। तो इसका देखिए गुण क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का गुण क्या क्या होता है। अभी तो हमने सिर्फ समझा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये कैसे तैयार होता है, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा। अब हम लोग समझेंगे कि इसका गुण क्या क्या है। किसका गुण हम लोग पढ़े, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, जो भी नाम कहिए कोई दिक्कत नहीं, या NaCO3। तो इसका गुण क्या है, सबसे पहले इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जो जलीय विलयन होता है कैसा होता है, क्षारीय। और आप लोग को पता है क्षारीय का मतलब क्या, pH मान 7 से अधिक, जिससे इसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। यानी फर्स्ट गुण इसका लिखेंगे, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जिसके कारण इसका pH मान 7 से अधिक होता है। सेकेंड का है NaCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन करता है, क्योंकि क्षारीय है तो क्षारीय का काम क्या होगा, अम्ल को उदासीन करना, अम्लों को उदासीन करता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस निकलती है। देखिए अम्ल को क्या कर रहा है, उदासीन, और CO2 गैस अभिक्रिया के फलस्वरूप निकल रहा है। नेक्स्ट गुण है इसका, NaCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 H2O तथा CO2 प्राप्त होता है। यानी जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, ये त्रिभुज का मतलब होता है गर्म, यानी ताप देना, ठीक ना। तो इसे जब गर्म करेंगे तब हमें Na2CO3 H2O और CO2 प्राप्त होगा। तो यही सब इसका क्या है, गुण है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होगा। उसके बाद है NaCO3 अम्लों को उदासीन करता है, क्योंकि ये क्या है, क्षारीय है। जो क्षारीय होगा वो क्या करेगा, अम्ल को उदासीन करेगा, ठीक ना। और उसके बाद जब इसे गर्म हम लोग करते हैं तब हमें Na2CO3 H2O और CO2 प्राप्त होता है। तो यहाँ तक ये सारा कंप्लीट। अब देखिए इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, मतलब इसका क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी हम लोग जो केक बनाते हैं या फिर पाव रोटी या कुछ भी, तो उसमें बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है ताकि वो स्पंजी रहे, ठीक ना, ज़्यादा दिन रहने पर वो खराब ना हो। तो बेकिंग पाउडर में इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता को कम करने में, कभी कभी हमारा पेट, जब जैसे कहते हैं हम लोग का पेट खराब हो गया है या फिर पेट में एसिडिटी बन गया है, तो उसमें उसको दूर करने में भी इस सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्र किसे कहते हैं, जो आग को बुझाने में प्रयोग होता है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। रसोई घर में खास्ता व्यंजन बनाने में, आप लोग को तो याद ही होगा
छठ का पर्व हो या फिर कोई भी पर्व होता है, जब हम लोग घर में भोजन तैयार करते हैं तो कहते हैं खास्ता बनना चाहिए। तो खास्ता जो बनता है वो क्या चीज़ से बनता है? यही बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो आप लोगों ने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, इसे कैसे बनाते हैं, इसका क्या गुण है और इसका क्या उपयोग है। इसी के साथ ये पॉइंट हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट या धुएं का सोडा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट। उस याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है और बच्चे अक्सर गलती कर दिया करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा। बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, कार्बोनेट धोने का सोडा, ठीक ना। तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, जिसको Na2CO3 कहते हैं। ठीक है, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा जिस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहे थे उसी तरह से इसे भी बनाएंगे, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे थे, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। पिछले पॉइंट में भी हम लोगों ने देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त होता है, जस्ट वही चीज़ है। आप लोग मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग का फेयर अच्छे तरीके से बन जाए, समझ गए। तो ये समझते हुए और नोट्स अच्छे से तैयार करते जाइएगा, जिससे आपको अगले दिन यानी एग्जाम जब नज़दीक आएगा तो रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए अब देखिए, जब हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो गया NaCl H2O CO2 NH3 को मिलाए तो NH4Cl, ये हमारा बना अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ये बना हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तब हमें प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट। ये जब हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है तो उसे जब हम गर्म करते हैं तब हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट। 2NaCO3 को गर्म किए तो Na2CO3, यही हमारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना। तो सोडियम कार्बोनेट किस तरह से प्राप्त होता है, पिछले पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट को साल्वे विधि या अमोनिया विधि द्वारा प्राप्त, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट को जब सोडियम बाइकार्बोनेट में प्राप्त होगा तब उसे गर्म कर देंगे, तो गर्म करेंगे तब हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। इसका गुण देखिए क्या क्या है। इसका गुण है, इसका जलीय विलयन भी क्या होगा, क्षारीय होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का भी जलीय विलयन क्या था, क्षारीय था, और इसका भी जलीय विलयन क्षारीय होगा। यह अम्लों को उदासीन करता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस निकलता है। मतलब क्या, ये भास्मिक है, क्षारीय है, तो ये क्या करेगा, अम्ल को उदासीन करेगा, और अम्ल को उदासीन करने के फलस्वरूप CO2 गैस प्रवाहित करेगा। देखिए Na2CO3 + 2HCl, सोडियम कार्बोनेट और 2HCl मिलाए हमें बना सोडियम क्लोराइड, H2O जल और CO2। यानी इसका फर्स्ट गुण, इसका जलीय विलयन क्षारीय होगा, और सेकेंड गुण क्या है, यह अम्ल को उदासीन करेगा और अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस प्रवाहित करेगा। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को तीव्रता से गर्म करने पर अनाद्र Na2CO3 बनता है। मतलब Na2CO3 × 10H2O का मतलब क्या है, इसमें जल है। तो जब इसे तीव्रता से गर्म करेंगे, मतलब स्पीड से गर्म करेंगे, तो इसका जल उड़ जाएगा, तो अनाद्र मतलब सूखा मिलेगा Na2CO3, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडा S, ठीक ना। तो अनाद्र Na2CO3 को सोडा S कहा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सोडा S क्या है, तो याद रखिएगा अनाद्र Na2CO3 को सोडा S कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा उत्कुलन, इसी का गुण में ही है। तो Na2CO3 × 10H2O को जब हवा में खुला छोड़ दिया जाता है, जैसे Na2CO3 × 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट को जब आप हवा में खुला छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, इसका रवाकरण का जल त्याग देगा, मतलब उसका जो जल होगा वो त्याग देगा, मतलब उड़ जाएगा, बाष्पीकरण हो जाएगा, जिससे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनता है। और वह जो चूर्ण बचता है क्या चीज का, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। तब इसी क्रिया को या इसे ही क्या कहते हैं, उत्कुलन। यानी सोडियम कार्बोनेट को जब हवा में खुला छोड़ देते हैं उसका रवाकरण का जल त्याग देता है, यानी रवाकरण का जल बाष्पित होकर हट जाता है, तो सिर्फ क्या बचता है, चूर्ण। तब इसे ही क्या कहते हैं, उत्कुलन। ये एग्जाम में पूछ सकता है, आपका इंपॉर्टेंट है, भैया इसको कर लीजिएगा। उत्कुलन क्या है पूछ सकता है, तो आप वहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तब वो अपने रवाकरण के जल को त्याग देता है, जिससे क्या होता है, वो सोडियम मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्कुलन। देखिए Na2CO3 + H2O जब उष्मा यानी हवा मिला, इसे गर्म हवा में खुला छोड़ने का मतलब क्या है,
हवा में हम लोग कोई भी चीज़ जैसे कपड़ा गीला है उसको छोड़ देते तो सूख जाता है, क्यों? क्योंकि हवा में क्या, हवा के साथ जो ताप यानी उष्मा भी मौजूद रहता है, तो वही उसका जल को क्या करता है, हटा देता है। इसके जल को हटाया तब यही क्रिया उत्फुलन कहलाता है। नेक्स्ट गुण है इसका, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। यानी सोडियम कार्बोनेट के विलयन में हम लोग जब CO2 गैस देंगे तब हमें क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में जब CO2 मिला है तो हमें मिला सोडियम बाइकार्बोनेट। अब है धोने के सोडा का उपयोग, यानी यही सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, ठीक, खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, ठीक ना। तो इसका उपयोग कपड़ा धोने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, उसका भी हम लोग यूज कर रहे थे अभिकर्मक के रूप में, इसका भी। इसका उपयोग कांच, कागज, साबुन इत्यादि के उत्पादन के रूप में, मतलब ये सब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल का अस्थायी खरापन दूर करने में, जल का जो अस्थायी खरापन है उसे दूर करने में, जिस तरह से हम लोग साबुन सर्फ ये सब का यूज करते हैं उससे क्या होता है, जल का अस्थायी खरापन दूर होता है। तो दोनों पॉइंट आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट में हम लोगों ने देखा, उसका उपयोग देखा, गुण देखा, जस्ट उसी तरह सोडियम कार्बोनेट का उपयोग देखा, गुण देखा, सब कुछ। और ये उत्फुलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और इस पूरे को अच्छे से आप लोग जो है नोट्स तैयार करते जाइएगा ताकि आने वाले दिन में आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक। अब हमारा आता है विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में, और इसका नाम, इसका सूत्र होता है CaOCl, या फिर आप लोग इसको CaOCl2 कह सकते हैं, ठीक ना, CaOCl2 कह सकते हैं, CaOCl2, ठीक। तो जो कहना है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका जो है मतलब यह बनता कैसे है, विरंजक चूर्ण जो है हमारा वो बनता कैसे है उसके बारे में जानेंगे। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग शुष्क बुझे हुए चूने को लेते हैं। क्या लेते हैं, शुष्क बुझे हुए चूना, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2, OH का होल 2। मतलब क्या कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा CaOH का होल 2 को 40 डिग्री सेल्सियस तक जब तप्त करते हैं, तप्त का मतलब ताप देते हैं, गर्म करते हैं, ठीक, तप्त करते हैं, तो करने के बाद उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तब हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी शुष्क बुझे हुए चूने को हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, तब हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, इसको गर्म करने के बाद क्या किए, Cl2 यानी Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित किए, तब हमें विरंजक चूर्ण यहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक ना। इसका गुण क्या है, यह सफेद चूर्ण होता है और इससे क्लोरीन की गंध निकलती है। आप लोग देखते होंगे कि विरंजक चूर्ण का आप लोग देखे होंगे कि मतलब घर में यूज होता है, जिसे आप कहीं गंदगी ज़्यादा है तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करते हैं, या फिर नल के पास, चापाकल के पास, या फिर जहाँ थोड़ा सा नहर उहर है, नाला है, कुआं है, उसके आसपास जो गंदगी रहती है उससे मिटाने के लिए या उसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। तो विरंजक चूर्ण का गुण क्या है, यह सफेद चूर्ण होता है। यह कैसा चूर्ण है, सफेद, और इससे क्या निकलती है, क्लोरीन की गंध निकलती है। अब इसका उपयोग देखेंगे, इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है, यानी कीटाणु को नाश करने के लिए। कागज एवं कपड़ों के विरंजन में, यानी कागज और कपड़ा का विरंजन मतलब समझ रहे हैं, कागज और कपड़ों के विरंजन मतलब रंग के परिवर्तन करने में, ठीक। उसके बाद है क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में इसका उपयोग, क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसको सुनने के बाद लोग बेहोश हो जाता है, ठीक। तो ये सब बनाने में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण क्या है, ये कैसे बनता है, इसका क्या गुण है और इसका क्या उपयोग है, आप लोग समझ गए। ये भी VVI कर लीजिए, एग्जाम बार बार पूछता है। अगर आपसे पूछे ये और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों में से इस बार जरूर एग्जाम में कोई पूछने वाला है, तो आप लोग इन दोनों पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। पहले इधर देख लीजिए, अगर पूछे विरंजक चूर्ण क्या है, इसके गुण, उपयोग तथा बनावट या बनाने की विधि का वर्णन करें, तो इतना सारा बात हम लोग को अच्छे से लिख देना इस तरीके से। जब इस तरीके से साफ साफ आप लिखिएगा ना तो टीचर भी खुश होकर नंबर अच्छा से देता है, तो उसको लगता है बच्चा पढ़ा लिखा। अब हम एक ही चीज़ में सब मिला के कर देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, या फिर इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इसी का नाम है।
अब हमारा जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O को जब तीव्रता से गर्म करते हैं तो यह पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। निर्जलीय होने का क्या मतलब है, यानी जल को त्याग देता है। ठीक, ये अपने जल को क्या करता है, त्याग देता है। देखिए CaSO4 × 2H2O को गर्म किए तो ये जल को क्या किया, त्याग दिया। अब ये जो प्राप्त हुआ, हमें इस जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करेंगे, तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। ये जो जिप्सम प्राप्त हुआ, यहाँ अब इसको क्या करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। वही उसका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ है। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। आप लोग देखते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को बैठाने, जैसे देखते हैं किसी का पैर या हाथ टूट जाता है तो उस पर व्हाइट कलर का एक बैंडेज माना जाता है, प्लास्टर किया जाता है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में और शल्य चिकित्सा में हड्डियों को जोड़ने में। और यह कैसे बनता है वो आप लोग देख लीजिए, इसके उपयोग को देख लीजिए। ये दोनों पॉइंट अच्छे से कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से तैयार करके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, ठीक ना। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है जलयोजित लवण, यानी जलयोजित लवण क्या है। तो वैसे लवण जिनमें जल के रवाकरण होते हैं, रवाकरण के जल होते हैं, ठीक, मतलब नमी मात्रा पाई जाती है, तो वो सब क्या कहलाएगा, जलयोजित लवण। जैसे क्या CaSO4 × 5H2O, धोने का सोडा, जिप्सम, मतलब जिसमें जल की मात्रा होगी ना, वो सब क्या है, जलयोजित लवण है। फिर है अनाद्र लवण, जिसमें जल की मात्रा नहीं होगी, रवाकरण का जल नहीं होगा, वो क्या कराएगा, अनाद्र मतलब सूखा। जैसे अनाद्र टूट गया मतलब CaSO4 सिर्फ रहेगा, तो 5H2O यहाँ से हट जाएगा। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, इसमें से भी H2O निकल जाएगा, मतलब जिसमें रवाकरण के जल पाए जाएंगे वो जलयोजित लवण, और जिसमें रवाकरण के जल नहीं पाए जाएंगे वो अनाद्र लवण, मतलब इसमें जल की मात्रा होगी लेकिन इसमें जल की मात्रा नहीं होगी। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है लवणों का पसीजना, ठीक ना, इसको मिटाया जाए। अब देखिए हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, लवणों का पसीजना। तो देखिए लवणों का पसीजना क्या होता है, ये आप लोग समझ लीजिए। जब लवण है ना, तो उसे जब हम खुली हवा में यानी खुला हवा में छोड़ देते हैं तो हवा में नमी मौजूद होता है, वह नमी यह ग्रहण कर लेता है, जिसमें जल की मात्रा कुछ रहती है, और यह क्या होता है, पसीजने लगता है। इसे आप कभी क्या कीजिएगा, नमक को ले लीजिएगा, कहीं पे छोड़ दीजिएगा खुले हवा में, थोड़ा देर के बाद या 1-2 दिन बाद देखिएगा वो क्या गीला टाइप से हो गया है। इसका मतलब क्या, वो लवण जो है पसीज गया। पसीजा कैसे, जब उसको हम खुला हवा में छोड़े वो वायु से नमी ग्रहण करके वो क्या हो गया, पसीज गया है। इसे क्या कहा जाता है, लवणों का पसीजना। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ये सेकंड चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कहीं भी कोई भी सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम लगे या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताइए, और जितने भी बच्चे हैं अच्छे सब्सक्राइब करके हम यहाँ पे क्लास करते जाइए। जितने सारे पॉइंट हैं इसका नोट्स आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा बेहतरीन तरीके से। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 3 लेके, तो आप लोग अच्छे से रहिए। थैंक्स।